नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप जानकारी ले रहे हैं भारत में उत्पन्न एलपीजी और पेट्रोल डीजल की जो किल्लतें उत्पन्न हुई हैं उनके बारे में। जानकारियां कुछ इस तरह से हैं कि हमारे देश में सिलेंडर लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। सिलेंडर की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां पर लोग गैस के सिलेंडर को प्राप्त करने के लिए भगदड़ मचा रहे हैं, लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और लोगों में इन्वेस्टर्स की बात चल रही है कि साहब गोल्ड से कहीं ज्यादा तो अब पेट्रोल डीजल की वैल्यू होने लगी है। जिनके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है वो अपने आप को बहुत अच्छे से मीम के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के दुनिया भर के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जब से चोक बनाकर बैठा है ईरान, बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अल्टीमेटली पेट्रोल डीजल की सप्लाई को दुनिया में कैसे सही तरीके से जारी रखा जाए। जहां अमेरिका एक तरफ रूस के ऊपर स्टैंड लगाकर बैठ गया था कि तुम तेल नहीं बेचोगे, और भारत तब तक यही समझाता रहा था कि अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदते हैं तो दुनिया में प्राइस संकट खड़ा हो जाएगा, हम दुनिया को सस्ता तेल उपलब्ध करा रहे हैं। बाइडेन काल में भारत जो बात समझा रहा था, आज वो बात शायद ट्रंप को भी समझ में आ गई है। आज जो दुनिया भर के अंदर इस तरह के हालात, हमारे देश के अंदर इस तरह के हालात चर्चा में आ रहे हैं कि तेल की दिक्कत हो रही है, तेल की दिक्कत हो रही है, पेट्रोल डीजल की बातों को लेकर चर्चा हो रही है, उसी बीच में खबरें बनकर आती हैं कि भारत आने वाले समय में रूस से 30 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा। ये क्रूड ऑयल खरीदने की जो खबर है, इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा मायना तो यही कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया भी नहीं था कि उससे पहले ही दुनिया को समझ में आ गया कि भारत का तेल खरीदना दुनिया को सस्ते दाम पर तेल उपलब्ध कराने की एक नीति था। लगातार जितनी बार भी डिबेट्स हुई, हर जगह एक ही बात थी कि ट्रंप दुनिया को कह रहे थे कि भारत तैयार हो गया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, उसके ऊपर 25% सैंक्शन हम हटा देंगे। मैंने अल्टीमेटली कई बार अपने कई इंटरव्यूज में, कई सेशंस में एक बात बोली है, और वो ये कि भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा था। उम्मीद कर रहा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, रशिया पर से सैंक्शन स्वतः ही हटेंगे और रशियन का तेल पूरे देश में मिलने लगेगा। लेकिन सुर्खियां आने लगी, अमेरिका ने इसे प्रमोट करना शुरू किया कि हमने भारत को तेल से प्रतिबंधित कर दिया है और भारत तेल खरीदना अब बंद कर रहा है। अमेरिकियों ने इस बात को इस तरह से प्रमोट किया कि भारत एक बड़ा एक्टर है, हमारे कहते ही वो करने लगा। ऐसी एक्टर को एक्टिंग करने देने का जो मौका मिला, उस एक्टिंग में सबसे बड़ा काल बनकर आया स्टेट ऑफ हॉर्मुज संकट, जो ईरान ने गल्फ के जहाजों को निकलने देने से रोक कर पैदा किया। दुनिया में ऑयल सप्लाई बाधित हुई और जैसे ही ऑयल सप्लाई बाधित हुई, आसपास के बहुत से देशों के अंदर तेल की किल्लतें और गैस की दिक्कतें आना शुरू हुई। तेल और गैस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। जब बात गैस की हो और तेल से उसकी डिपेंडेंसी हो तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। आज हमारे देश में 23 ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं। उन 23 ऑयल रिफाइनरीज का मेजर काम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल या फिर एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस करना है। लेकिन उन्हीं का बाई प्रोडक्ट एलपीजी भी होता है। हमारे देश की जितनी भी रिफाइनरीज हैं जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं, वो एलपीजी भी बनाती हैं। ऐसे में एलपीजी का प्रोडक्शन तभी अच्छा होगा जब क्रूड सप्लाई होती रहेगी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से मतलब जो तेल आ रहा है, अगर वो आसानी से आता रहा तो एलपीजी की किल्लत दूर हो जाएगी। तो अगर कोई ये कहे कि पेट्रोल डीजल की दिक्कत तो नहीं है, एलपीजी की दिक्कत बड़ी दिक्कत नहीं हो सकती, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग पहले एलपीजी के रिफाइनरी से बनने की जगह हम लोग एलएनजी परचेज किया करते थे कतर से, और एलएनजी के आने में अब दिक्कतें आ रही हैं। लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते थे और फिर हम वहां से जो पाइपलाइन के थ्रू पीएनजी है, सीएनजी है, वो सप्लाई करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे घर के अंदर जो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर के एलपीजी बनकर आ रही है, उसका दारोमदार भी पूरी तरह से रिफाइनरी पर ही फोकस हो गया है। रिफाइनरी पे प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी आ गई है कि भैया तुम सस्ता क्रूड खरीदो और घरों में सिलेंडर की सप्लाई जारी रखो। लेकिन सस्ता क्रूड उपलब्ध हो तो खरीदा जाए। ऐसे में कमर्शियल गैस की दिक्कतें आपने मार्केट में देखी। सरकार को असेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाना पड़ा कि भाई इसको हम 25 दिन के अंदर सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्रूड बाधित हुआ तो घर के सिलेंडर भी बाधित हो गए। इनडायरेक्टली बात ये निकल कर आई। अब सवाल बनता है कि आज का जो सेशन है वो अमेरिका हार गया या भारत की कूटनीति जीत गई या अल्टीमेट विजेता जो है वो रशिया रह गया। हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पूरे दौर में जब तेल आना बाधित हुआ तो अमेरिका सीधा निकल कर आया और कहने लगा कि भारत वालों, आप अगले 30 दिन के लिए रूस से तेल परचेज कर लो। और भारत ने थक से 3 करोड़ बैरल तेल परचेज करने का ऑर्डर बुक मार दिया कि लीजिए सर, हम तो तेल परचेज कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? इससे हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर नहीं पड़ा।
पहले भी हमारे पास रशियन तेल आ रहा था और अब भी आता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया होगा कि यार अमेरिका ने कहा कि रूस से तेल खरीद लो, खरीद लिया। अमेरिका ने कहा मत खरीदो, मत खरीदो, नहीं खरीदा। क्या रूस हमको इस बात के लिए माफ करेगा कि यार तुम किसी और के इशारे पर नाच रहे हो? उसने कहा तेल खरीद लो, खरीद लो, उसने कहा नहीं खरीदना, नहीं खरीदा। आप लोगों का खुद का कोई स्टैंड है? आपके अंदर स्पाइन है जो आपके अंदर इस बात को कहने की हिम्मत देती है? बड़ा सवाल है ये। तो क्या वाकई में भारत अमेरिका के कहने पर रुक गया था? और अगर ऐसा है तो रूस तब मान गया था कि नहीं देंगे और अब मान गया कि चलो ले लो? यार ये तो फिर मतलब अलग ही तरह का रूस हो गया। मतलब अपने अंदर कोई भी नफरत नहीं पालता। खेला क्या है? खेला आज के सेशन में हम डिकोड करेंगे कि क्या है। ठीक है। खैर, इस बीच में दुनिया भर के अंदर जितनी भी चर्चा है वो इस बात की कि ईरान से होकर के तेल बाहर नहीं आ पा रहा है। भारत ने कूटनीतिक दाव चलते हुए पुतिन से या फिर रशिया से कोऑर्डिनेट करके वहां का तेल परचेज कर लिया है। दुनिया भर में संकट इस बात का है कि ये झगड़ रहे हैं। भारत में ऑयल और प्राइस की कीमतें फिक्स हैं, रुकी हुई हैं, बढ़ नहीं रही हैं। लेकिन जो गिरा पड़ा है वो है बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हालात देख करके इन्वेस्टर्स के हाल पस्त हैं। कहां फरवरी में 81,000 चल रहा था, आज 76,000 चल रहा है। निफ्टी 50 23,000 पर आज चल रहा है, कहां 25,000 चल रहा था। निवेशकों के अंदर एक बड़ा मलाल है क्योंकि 30 लाख करोड़ तो हम 2 दिन पहले बता चुके हैं कि मार्केट से साफ हो चुका है। लगातार अब 5 लाख करोड़ के वाइप आउट होने की फिर से खबर निकल कर आ गई, 1,000 पॉइंट गायब होते ही। कुल मिलाकर बाजार से पैसा बहुत तेजी से गिर रहा है, या फिर कहिए तो पोर्टफोलियो लोगों के वैल्यू कम होते जा रहे हैं। निवेशकों के लिए क्या सलाह हो सकती है, क्या करें क्या ना करें? हमने अभी थोड़े दिन पहले जब रघुराम राजन जी का जब इंटरव्यू किया था तब आपके सामने एक बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि आप अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग जगह पर निवेश करें। ऐसे समय पर जब बाजार नीचे जा रहा हो तो रिकमेंडेड हो सकता है, जो मैं करता हूं वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। जब आपको लग रहा है कि ये पैसा रिटर्न नहीं दे पा रहा है तो फिक्स रिटर्न के कुछ साधन होते हैं। फिक्स रिटर्न के साधनों में सबसे चर्चित साधन इन दिनों जो आ रहा है वो एफडी का आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट का। क्यों? क्योंकि बहुत से बाजार में ऐसे फिक्स डिपॉजिट की कंपनियां हैं, उपलब्ध हैं, बैंक उपलब्ध हैं जो आप लोगों को 8.3% तक का रिटर्न दे रही हैं। उन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं जिसका नाम स्टेबल मनी है, जिस पर 200 से अधिक बैंक की एफडी इंटरेस्ट रेट को आप कंपेयर कर सकते हैं और अपने फंड को, जो इस समय पर आप सोचते हैं कि मैं इसे कैश रखूं, आइडल रखूं, स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखूं, आप उसे एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो और लमसम अमाउंट आपके पास इकट्ठा नहीं है तो आप रिकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जिसे आप आरडी कहते हैं। और यहां पर आप बेस्ट इंटरेस्ट रेट जिस भी बैंक की हो उसके हिसाब से अपनी एफडी बुक कर सकते हैं। ऐसी भी बैंक्स यहां पर प्रेजेंट हैं जो 8.3% तक का इंटरेस्ट रिटर्न दे रही हैं। सर पता चले कोई बैंक हमारा पैसा लेके डूब गई तो क्या होगा? तो इसके लिए बहुत बार मैंने पहले भी कहा है, भारत सरकार की तरफ से जो एफडी के अमाउंट्स हैं उनमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस ऑलरेडी डीआईसीजी द्वारा दिया जाता है। तो आप अपने फंड को इस प्रकार से डाइवर्सिफाई करते चलिए कि मैं अधिकतम इतना ही निवेश करूंगा एक बैंक के साथ, अगर आपको बहुत ज्यादा डर रहता है तो। और आप अच्छे से अपने लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर एफडी बनाएं अगर अच्छा पैसा है। अगर आपको एसआईपी की तरह चलना है तो आरडी बना लीजिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी बनाते हैं। आप ऐसे मंथ ऑन मंथ की साहब मैं 10,000 रुपए पर मंथ जमा कराऊंगा, तो आप आरडी भी बना सकते हैं जो सिंगल क्लिक पर बनाई जा सकती है। लिंक मैंने उसका कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, 3 मिनट लगेगी। ऑलरेडी 50 लाख लोग इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं, आप भी इसे यूज कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में आपको अधिक जानकारी दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के साथ साथ बड़ा सवाल कि भारत के अंदर फिलहाल अमेरिका और रशिया का खेला चल रहा है। हम रूस से दूर हुए, अमेरिका के नजदीक हुए, या फिर हम दोनों को साधने में कामयाब हो गए? सवाल वहीं की वहीं है। अमेरिका में ट्रंप खुश थे इस बात को लेकर के कि मैंने भारत को रोक दिया कि रूस से तेल मत खरीदो, और जब कहा कि रूस से तेल खरीद लो, भारत वाले तैयार हो गए। हेडलाइन बनती है कि भारत 3 करोड़ बैरल तेल खरीद रहा है रशिया के साथ, और उसमें कंपनियों के नाम निकल कर आते हैं। ब्लूमबर्ग के साथ नाम निकल कर आता है कि इंडियन ऑयल तेल खरीद रहा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 1-1 करोड़, मतलब क्या बोलते हैं इसको, टोटल 3 करोड़ है तो 1-1 करोड़ बैरल तो ये 2 ही खरीदने जा रहे हैं। और इसको खरीदने की खबर निकल कर आती है कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत आना शुरू हुई तो भारत ने फिर अमेरिका को समझाया कि देखो, हम पहले भी कहते थे कि हम तेल इसलिए खरीदते हैं रूस से कि हमारी जरूरतों की आवश्यकता पूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं हुई तो हम जो और उपलब्ध विकल्प हैं उनसे जाके खरीदेंगे, और जब हम उनसे जाके खरीदेंगे तो अल्टीमेटली औरों के लिए तेल महंगा हो जाएगा और दुनिया में वैश्विक रूप से महंगाई चढ़ने लगेगी। और जब वैश्विक रूप से महंगाई चढ़ने लगेगी तो वो किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। बस यही बात थी जो भारत कहने में कामयाब हुआ। अब किस्मत देखो जिसकी चमकी, उसका नाम है रूस।
उसने क्या खेला किया? आपको याद होगा जब अमेरिका ने रोजनेफ्ट जैसी कंपनियों के ऊपर, ल्यूकॉइल जैसी कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई थी, उस समय पर इनके जहाज शैडो फ्लीट बनके पानियों में तैर रहे थे। मतलब ये हो रखा था रशिया के साथ कि उनका तेल समुद्र में तैर तो रहा है, खरीदार कोई नहीं है, डर रहा है, और इन्होंने भर भर के जहाज पानी में उतार रखे थे कि चलो भाई जिसको चाहिए ले लो, शैडो फ्लीट बना के ले लो। बहुत से देश जो मतलब अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, जिन्हें सैंक्शन होने का डर नहीं है, प्रतिबंध का डर नहीं है, वो इन शैडो फ्लीट से तेल खरीद भी रहे थे। रशिया अपना तेल इसी तरह से बेच रहा था। अब क्या खेल होता है भाई साहब, इन्हीं के जहाज जो तैर रहे थे, जैसे ही सैंक्शन हटता है, उनमें से 2 जहाज, माइलो और सारा, जो कि सिंगापुर की तरफ जा रहे थे, उन्हें भारत की तरफ मोड़ दिया जाता है कि आ जाओ भाई, आपके ऊपर से प्रतिबंध हट गए हैं और अब अपना माल बेचना शुरू करो। भारत के पास तेल आने की जो ये खबर बनी, ये उस दौर में बनी जब अमेरिका ने यह कहा कि हमने आपको 30 दिन का वेवर दे दिया है, आप तेल खरीद सकते हो। इस बात को भारत में बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखा गया। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का इस बयान, जिसमें यह कहा गया कि भारत एक अच्छा एक्टर है, पहले हमारे कहने पर उन्होंने खरीदना मना किया, अब हमने 30 दिन का परमिशन दे रहे हैं। भारत में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने इस बात पर सबसे पहला सवाल यही उठाया कि भाई अमेरिका होता कौन है हमारे ऊपर से वेवर देने वाला कि तुम खरीदो तो खरीद लो। क्या भारत वाकई में अमेरिकी प्रतिबंधों से बंधा हुआ था? नहीं। इसके पीछे का तर्क देते हैं। देखिए क्या है ना कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो रशियन सैंक्शंस लगाए थे कि रशिया से तेल खरीदोगे तो तुम्हें 25% टैरिफ देना पड़ेगा, वो जुलाई 2025 में लगाए थे। तो टेक्निकली जब 25% टैरिफ हमारे ऊपर जुलाई 2025 में ही लग गए थे, तो उसके हिसाब से तो हमें तेल नहीं खरीदना चाहिए था। हमने लगातार तेल खरीदना जारी रखा। फिर एक सवाल बनेगा, नहीं सर ट्रेड डील तो फरवरी 2026 में हुई है, तो हमने 26 में नहीं खरीदा होगा, क्योंकि बहुत सा अंतरराष्ट्रीय मीडिया यह कह रहा है कि भारत ने फरवरी में तेल खरीदना बंद कर दिया। अब हम उसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए तो साहब, हमारे पास में सैंक्शन लगे थे जुलाई 2025 में, हमने तब भी तेल खरीदना जारी रखा। और जब 25% पेनल्टी हटाई गई फरवरी में, यह कहते हुए कि भारत मान गया है कि वो तेल नहीं खरीदेगा और उसने खरीदना बंद कर दिया। मैं आप सारा डेटा आपके सामने रखता हूं, किस तरह से मीडिया को अमेरिका वाले ब्लफ कर रहे थे, वो डेटा अब बाहर निकल कर आया है। इंडिया ने पूरे समय पर तेल खरीदना जारी रखा था। यह बात मॉस्को की तरफ से निकलकर आई और यह खबर बनी कि इंडिया ने अपनी तरफ से तेल खरीदना कभी बंद ही नहीं किया था। भारत इस बात को सितंबर में बोल चुका था कि हम तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब यह जानकारी कहां से ला रहा हूं? सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑफ एनर्जी एंड क्लीन एयर के नाम से CREA का डेटा बाहर आया, जिसमें फरवरी 2026 में जितना तेल खरीदा गया, उसका मार्च में डेटा रिलीज हुआ। और उस डेटा को अगर आप उठाकर देखेंगे कि रशिया से तेल खरीदने वाले देशों में भारत कहां खड़ा है, तो आइए देखते हैं। आप उठाकर देखें, हम फिलहाल तेल पे फोकस करते हैं। चाइना और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर फरवरी में भी बना रहा। डेटा 120 मिलियन बैरल के ऊपर खड़ा हुआ है। इनकी यूनिट्स जो भी हैं, तो ये 120 के अराउंड जो वैल्यू निकल कर आ रही है, बिलियन के आसपास आपने वैल्यू के माल को यहां पर भी खरीदा। अब इसी वैल्यू को 120 के अराउंड मैटर करिएगा अगले महीने में। ये फरवरी 2026 के अंदर किसने कितना तेल खरीदा? तो भारत क्रूड ऑयल में टर्की से ऊपर है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है, नंबर तीसरा जनवरी का डेटा, क्योंकि अमेरिका ने यह कहा था कि भारत ने खरीदना बंद कर दिया है। देखिए अमेरिका का फेक कितना है ये तो अब आपको पता ही चल गया। कल रिलायंस के बारे में उन्होंने खबर निकाली कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, जबकि $225 बिलियन रिलायंस की कुल वैल्यू है। तो अमेरिका का एग्जेजरेशन बहुत ज्यादा है। अमेरिकियों के सामने वो नंबर्स में फेंक करके बड़ी बातें करना चाहते हैं, वो बात अलग है, उन्हें हटा दीजिए। ये वही अमेरिका है जो कहता है भारत के, या फिर मतलब भारत पाकिस्तान में 11 फाइटर जेट गिरे थे। तो इस बात के ऊपर मत जाइए, वैल्यूज पर आते हैं। जैसे जनवरी 2026 की बात करें तो CREA का डेटा कहता है कि जनवरी 2026 में, और ये डेटा कब आया? जनवरी का 18 फरवरी को। 18 फरवरी को डेटा अगर उठाकर देखें तो इंडिया अगेन सेकंड लार्जेस्ट बायर था, 120 के बिल्कुल वहीं खड़ा था जहां पहले था। तीसरा नंबर आइए, दिसंबर 2025 का डेटा देखिए, कब आया? जनवरी 2026 में। सेम यही आंकड़ा बिना बदले, इंडिया सेकंड इंपोर्टर, लार्जेस्ट इंपोर्टर। नवंबर 2025 का आंकड़ा दिसंबर 2025 में आया। क्या डेटा? बिल्कुल यहां पर हम 100 से ऊपर हल्का सा निकले हुए थे, 120 की रेंज नहीं है, और ज्यादा 100 से 110 के बीच में हमने खरीदा था। कुल मिलाकर इंडिया ऑयल परचेज करता रहा रशिया से। यह बात हमने ढिंढोरा नहीं पीटी कि अमेरिका के सामने ये कहें। अब सवाल आता है, अमेरिका ने तो ये कहा था कि मैं प्रतिबंध 25% तभी हटाऊंगा जब आप तेल खरीदना बंद कर दोगे। तो क्या भारत मान गया था? सवाल सुनिएगा। भारत ने, चूंकि अभी भारत और अमेरिका के बीच में फॉर्मल रूप से किसी प्रकार का डील नहीं हुआ, हैंड शेकिंग सेरेमनी नहीं हुई, यह होना मार्च में एक्सपेक्टेड था,
उससे पहले ही हमारे ऊपर से इन्होंने फिर वेवर की कहानी खुद से रच दी। हमने भारत को परमिशन दे दी है कि तेल खरीदना जारी रखे। भारत यही तो बार बार कहता आया था कि मुझे तेल खरीदना रहने दो, अदरवाइज महंगाई बढ़ेगी। तो ये किस्मत कनेक्शन भी कह सकते हो, भारत की चुपचाप बने रहने की नीति कह सकते हो, भारत की कूटनीति कह सकते हो कि हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे थे। ट्रंप को शायद हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये फटेंगे एक दिन और हमको तेल खरीदना रशिया से जारी रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर भारत को जैसे ही इनकी तरफ से यह बात कहने का मौका मिला और हमारी कहानी में ट्विस्ट आया और हमने तत्काल प्रभाव से ऑफिशियली फिर से सबके सामने अनाउंसमेंट आ गया कि भारत खरीद रहा है। अमेरिकी खुश हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने भारत को परमिशन दे दी। मैंने आपके सामने आंकड़े रखे, वो आंकड़े अपने आप में सारी बातें कह रहे हैं। इसका प्रमाण क्या है साहब? प्रमाण ये है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी, दुनिया भर के अंदर लाइनें लगी, पाकिस्तान के अंदर वर्क फ्रॉम होम का अनाउंसमेंट दे दिया गया, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के हालात, नेपाल के हालात, सब जगह तेल की वजह से दिक्कतें हैं। भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें लंबे समय से नहीं बढ़ी, विशेष रूप से तब जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा हो, विशेष रूप से तब जब ईरान के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संकट हो। भारत दोनों ही स्थितियों को मेंटेन करने में कामयाब हो गया। अब अमेरिकी लोग कहते हैं कि हमने ऑयल सैंक्शन इंडिया पर से हटा करके अच्छा किया है ताकि अमेरिका की चीजें बची रह जाएं। अमेरिका के ही जो सेक्रेटरी हैं, वो एनर्जी सेक्रेटरी बयान देते हैं और वो कहते हैं कि ये काम करके हमने बहुत अच्छा काम किया, ये काम करके हमने भारत के रास्ते दुनिया पर से तेल की कीमतें बढ़ने से रोक दी। जो ये लोग चिल्ला चिल्ला कर अब कह रहे हैं, और तो और एम्बेसडर सरगेई गौर कहते हैं कि इंडिया एक अच्छा पार्टनर रहा जिसने ऑयल की कीमतों को, ये अभी कल का बयान है, मेंटेन करने में मदद की है। क्यों? क्योंकि साहब भारत दुनिया को हमेशा से यही कहता आ रहा था कि हम तेल इसलिए नहीं खरीदते रशिया से कि हमें सस्ता पड़ता है, हम इसलिए खरीदते हैं ताकि दुनिया को सस्ता तेल मिल सके। हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, अगर हम खरीदने कहीं और से लग गए औरों को संकट आ जाएगा। और यह बात जैसे ही इजराइल ईरान संकट हुआ, तत्काल प्रभाव से इन सबको समझ में आ गई। तो भारत के विदेश मंत्री का 2023 का बयान वायरल होने लगा, जिसमें इन्होंने यह कहा था कि वेस्ट शुड थैंक इंडिया फॉर परचेजिंग रशियन क्रूड। तो अब हो सकता है, और हो क्या सकता है, अब ये बोलते हुए थक नहीं रहे हैं। सरगेई गौर कह रहे हैं कि इंडिया ग्रेट पार्टनर है, ये सब बोल रहे हैं ग्रेट एक्टर है, ये हमारे लिए तेल खरीद रहे हैं ताकि दुनिया में तेल की कीमतें बच रही हैं। तो ये भारत की दूरदृष्टि है, कूटनीति है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, क्योंकि यूएस वेस्ट में नॉट लाइक इंडिया बाइंग रशियन ऑयल बट एक्सेप्ट इट, ये हम लोग बार बार कहते हुए आए हैं। आज समय जो बनकर आया है उसने इस बात को सिद्ध भी कर दिया है। एक इसी बीच में खबर निकल कर आई कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज भारत तक पहुंच गया है और उसके अंदर मुंबई पोर्ट की ताजा तस्वीरें बाहर निकल कर आई। सवाल बनने लगे कि भारत के अंदर तेल की सप्लाई की क्या स्थिति है। तो आप हरदीप सिंह पुरी जी ने भी संसद को संबोधित करते हुए यही बात बताई कि साहब भारत लगातार संपर्क में है, ईरान के साथ संपर्क में है, 3 बार बातचीत हो चुकी है, कंक्लूसिव रिमार्क कुछ नहीं मिला है। ईरान की तरफ से परमिशन की खबर आने लगी थी कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से संपर्क साधा गया है कि ईरान हमें परमिट करेगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि ईरान परमिट करेगा तो फिर अमेरिका कर क्या रहा है इस युद्ध में? यानी अमेरिका कहता है मैं विनर हूं इस युद्ध का। कैसा विनर है जब ईरान डिसाइड कर रहा है कि कौन से देश का जहाज निकलेगा? कुल मिलाकर के भारत की कूटनीति फिर से काम आ रही है। देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं और उनकी आवश्यकताएं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इनकी सुनिश्चित करने में भारत सरकार लगातार अगर 40 देशों के साथ संपर्क रखते हुए, तेल रिजर्व को मेंटेन करते हुए, प्राइस को दुनिया भर के अंदर जितने भी प्राइस की उथल पुथल है उसके बावजूद, जहां $120 प्रति बैरल तक क्रूड का भाव चला गया है और आज भी अगर हम पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ स्थिरता बनाए हुए हैं देश के अंदर, अगर ये चीज बनी हुई है तो ये एक अच्छा कूटनीतिक प्रयास कंसीडर किया जाना चाहिए। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी निवेश के ऑप्शन में जो मैंने आपको अभी बताया, स्टेबल मनी, जहां पर बाजार फ्लक्चुएट करे लेकिन आपका पैसा बढ़े, तो आप एफडी के विकल्प को एक सुरक्षित निवेश के रूप में अवश्य चेक करें। मैंने स्टेबल मनी का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, अवश्य एक बार चेक करते हुए जाइए। धन्यवाद।